नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज मैं आप सबको अवगत कराने आई हूँ एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट से जिसमें शायद हमें और बातें करनी चाहिए पर हम कर ही नहीं रहे हैं। यानी कि आप नॉर्मल चैनल्स पे इसे नहीं देख रहे होंगे पर मेरे चैनल पे आप देखेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे, खान के चैनल पे आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत पर्सपेक्टिवली इंपॉर्टेंट है, पर आप उसको कहीं और नहीं ढूंढ सकते। तो चलिए न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। क्लास बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाली है, तो जो बच्चा ऐसे लेटा बैठा है प्लीज ठीक से बैठ जाओ भी और नोट डाउन करो जो जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि बहुत ही जल्द परमाणु क्षेत्र को, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर को वो खोलेंगे निजी क्षेत्र के लिए। यानी कि अभी तक जो बहुत लंबे समय से एक कड़े सख्त रेगुलेशन में था सरकार के, अब उसमें निजी क्षेत्र भी आ सकता है। और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि हमने सपने देखे, सपने सुहाने हैं हमारे कि 2047 तक भारत को 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा कैपेसिटी रखनी ही रखनी है, नहीं तो भारत हो जाएगा पीछे। इसी के बारे में चर्चा करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा है और ये घोषणा एक तरह से ये भी बताना चाहती है कि एटॉमिक एनर्जी बिल यानी कि परमाणु ऊर्जा विधेयक जो हम 2025 में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है विंटर सेशन में ही आ जाए। हालांकि उन्होंने खुलेआम ये नहीं कहा है, बस आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री चीजें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बोलते हैं, तो इसी वजह से उस स्ट्रेटेजी से हमको देखना है कि क्या है ये, चर्चा में क्यों है। सबसे पहली बात तो चर्चा देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है, तो ये इसका बेस जो है घोषणा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र ये अब निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। अब ये उपलब्धि कैसी होगी? इस उपलब्धि में अगर होता है तो इसमें परमाणु स्रोतों का खनन, आयात, प्रोसेसिंग, सारी चीजें होने वाली है। और इसका बेस है एक विधेयक, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, यानी कि परमाणु ऊर्जा विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025। ये माना जा रहा है कि विंटर सेशन में आएगा। अभी आएगा कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, पर इस घोषणा से लग रहा है कि आ ही जाएगा। ये संशोधन करेगा किसमें? परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में। अब ये जो अधिनियम है इसने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखी है, यानी कि ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कहता है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में केवल और केवल सरकार ही का हस्तक्षेप रहेगा। और मुख्य रूप से ये हम NPCIL, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और साथ ही साथ NTPC के साथ मिलकर सरकार इसमें हस्तक्षेप रखती है। अब निजी क्षेत्र भी आ जाएगा, यानी कि निजी क्षेत्र के आने की वजह से परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक टाइमलाइन है बेटा। ये टाइमलाइन परमाणु ऊर्जा, भारत की जो पृष्ठभूमि है थोड़ी सी समझ लो, और भारत का उद्देश्य क्या है ये भी समझ लो। तो पृष्ठभूमि और उद्देश्य और टाइमलाइन क्या है परमाणु ऊर्जा का भारत में, ठीक है, सारी चीजें हम समझेंगे। देखो जैसे मैं लिखती हूँ दूसरा चीज डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। टाइमलाइन समझो, क्रोनोलॉजी समझो बेटा। टाइमलाइन सबसे पहला, अभी जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है परमाणु ऊर्जा को लेके फिलहाल की, जनवरी 2025 तक, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी परमाणु ऊर्जा की हमारे पास 8.8 गीगावाट है। इसको हम बढ़ाएंगे, सरकार कह रही है 2032 तक, 2032-33 दोनों ले सकते हैं, 2032-33 तक हम इस परमाणु ऊर्जा को 22 गीगावाट बढ़ाएंगे। और फिर बच्चों 2047 यानी भारत के आजादी के 100 वर्ष में हम परमाणु ऊर्जा कैपेसिटी को 100 गीगावाट बढ़ाएंगे। अब अगर हमें यहां से यहां जाना है तो हमें निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा।
निजी क्षेत्र के आने से क्या हो सकता है ये भी जानना है। तो अगर निजी क्षेत्र आया तो सबसे पहले हमें इसमें पूंजी निवेश मिलेगा। दूसरी चीज, पूंजी निवेश के साथ साथ हमको इसमें तकनीकी सहायता भी मिलेगी, तो तकनीक हमारा अच्छा रहेगा। तकनीकी सहायता आपको पता है निजी क्षेत्र बेस्ट दे सकता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि वो चाहेंगे कि नीलामी में कोई भी क्षेत्र हमको मिले, खनन का मिल जाए, चाहे प्रोसेसिंग का मिल जाए, चाहे फिर आयात का मिल जाए, तो अपनी तकनीक सबसे बेस्ट रखेंगे। उसके बाद नवाचार, क्योंकि जब तक नवाचारिता नहीं होगी कोई भी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यही हमारी टाइमलाइन है कि किस तरह हमको आगे बढ़ना है। इनफैक्ट भारत ने 2032 तक कहा है कि हम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे, जिसके लिए भारतीय बजट में जो 2025-26 का बजट था उसमें हमने 20,000 करोड़ का आवंटन भी दिया है। साथ ही साथ अगर हमें यहां से यहां जाना है तो हमें कहीं ना कहीं विदेशी निवेश भी बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक इसमें कोई विदेशी निवेश अलाउड नहीं है, जो हमारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का है, कोई भी हमारे पास विदेशी निवेश नहीं है इसमें। क्या? अच्छा, उससे बेटर कर रहे थे ये वाला, तो उसको कर ही लेंगे। तो ये जो हम लोग ने बोल लिया वो ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तकनीक और नवाचार के लिए, ठीक है, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि विदेशी निवेश इसमें कैसे आएगा। अभी तो कोई एफडीआई अलाउड नहीं है। अब जो एफडीआई है हमारे पास, वो एफडीआई हम चाह रहे कम से कम इसमें हम 49% का तो अलाउ कर ही दे। हालांकि ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, ये सारी बस अटकलें लगाई जा रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि है क्या एग्जैक्टली निजी क्षेत्र इसमें क्यों नहीं आ रहा था। बहुत समय से बिडिंग चल रही है, पर 2-3 बिडर्स हैं जिन्होंने बिडिंग की है। तो निजी क्षेत्र की चुनौतियां, अभी जो चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, जिन्होंने बिडिंग की है, आपने नाम भी सुना होगा इन कंपनीज का, ऑफ कोर्स टाटा ने की है, अदानी ने की है और रिलायंस ने की है, ठीक है। इन तीनों का सबसे बड़ा इशू ये है कि स्वामित्व किसको दिया जाएगा, उस क्षेत्र का, उस परमाणु संयंत्र का स्वामित्व क्या है। दूसरा इनका जो इशू है वो कहते हैं टैरिफ से हम कैसे लड़ेंगे। टैरिफ अगर लग गया या कर लग गया दूसरे कंट्री से मंगाने में, तो उससे हम कैसे लड़ेंगे। तीसरी चीज है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। ये बहुत बड़ा इशू है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। ये 2010 का एक अधिनियम है जो कहता है कि अगर किसी भी उपकरण में कोई खामी है तो सप्लायर की गलती है, जो आपूर्ति करता है, सप्लायर लाइबिलिटी की बात है इसमें, जो आपूर्ति करता है बेटा उसकी गलती है। आपूर्तिकर्ता के उपकरण अगर लीकेज दे रहे हैं या आपूर्तिकर्ता के उपकरण अगर खराब है तो इनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी में रखा जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि किसी भी हद तक आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात की गई है। तो इसी वजह से निजी क्षेत्र की अब ये चुनौतियां हैं जो हो सकता है कि आगामी विधेयक में हटाई जाए। दूसरी चीज, भारत किस प्रकार से आपूर्ति करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ क्या है, यूरेनियम 235 और 238, ठीक है। दो प्रकार के यूरेनियम हम यूज करते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो इनकी आपूर्ति भारत कैसे करेगा, ये सबसे ज्यादा मुख्य रूप से विखंडन की प्रक्रिया से जो परमाणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपूर्ति, यूरेनियम की आपूर्ति कैसे होगी। यूरेनियम की आपूर्ति हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, एक तो हमने कजाकिस्तान के साथ हमने 5 वर्षीय G2G डील साइन की है।
और इस डील के अंतर्गत हम यूरेनियम प्राप्त करेंगे। यूरेनियम की प्राप्ति ऐसे भी होगी, यही से हम मंगाएंगे। दूसरा, भारतीय भंडारण कितना है बेटा? भारतीय भंडारण की अगर हम बात करें, भारत के पास लगभग 76,000 टन इसके भंडार है यूरेनियम के। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में है? मुख्य रूप से ये दक्षिण में भी प्राप्त होते हैं, मेघालय में भी प्राप्त होते हैं। तो मेघालय में, राजस्थान में, माफ कीजिएगा प्लस नहीं बनाना था हमको, पर कोई बात नहीं, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और झारखंड, इन सारे क्षेत्रों में यूरेनियम के भंडारण है। पर इनका खनन करना, इनको प्रोसेस करना, इसमें ज्यादा पूंजी भी लगती है और ज्यादा समय भी लगता है। तो उसी वजह से भारतीय घरेलू भंडारण से और बाहर से मंगाने में, दोनों में भारत की कामयाबी देखी जा रही है। हालांकि अगर हमको और इसको बढ़ाना है तो हमें ऑफ कोर्स निजी क्षेत्र की मदद लेनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसे किस प्रकार से देखेंगे आगे चल के, हमें उद्देश्य भारत का क्या है। तो भारत ने हाल ही में बजट में कहा है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ तो देंगे। तो भारतीय बजट में क्या क्या बताया गया है? भारतीय बजट 2025-26 ये साफ साफ नेशनल न्यूक्लियर मिशन डिक्लेयर करता है। नेशनल न्यूक्लियर मिशन ये कहता है कि भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना ही करना है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। और अभी अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा भारत में लगभग 0.13% ही है। जो टोटल एनर्जी बास्केट है हमारा, जो टोटल ऊर्जा का बास्केट है, उसमें बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा नो गैसेस ऑफ कोर्स कोयला है। तो इसको बढ़ाना है। इसके लिए भारत कहता है कि 2032-33 तक हमको 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा निवेश चाहिए, तो निवेश भी बढ़ाने की बात कर रहा है ना। इसके अलावा भारत कहता है कि हमें स्वदेशी तकनीक चाहिए, स्वदेशी तकनीक, ताकि हम निर्यात पर निर्भर ना रहें, निर्यात पर निर्भरता कम कर सकें, और साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भर भारत बने। स्पेशली अगर हमको 2070 तक शुद्ध शून्य बनना है, शुद्ध शून्य, क्योंकि ये जो तकनीक है ना परमाणु ऊर्जा की, ये लो कार्बन तकनीक है। परमाणु ऊर्जा की जो तकनीक है ये लो कार्बन है। कार्बन ये एमिट करता है पर कम कार्बन एमिट करता है। आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि कितना कार्बन एमिट करता है ये ग्लोबली? ठीक है। अब अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, 2 प्रकार होते हैं। परमाणु ऊर्जा क्या है? जब आप ऊर्जा परमाणु तत्वों से लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा ये परमाणु नाभिक से मिलती है हमको, और ये 2 प्रकार से मिलती है। एक प्रकार है हमारा परमाणु विखंडन और एक है संलयन। परमाणु विखंडन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिशन कहते हैं, और एक है परमाणु संलयन। परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन में हम फ्यूजन नहीं फिशन यूज करते हैं। फ्यूजन अभी विचाराधीन है कि किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। और सबसे ज्यादा हम विखंडन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 और 238। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, ये संयंत्रों में काम कैसे करता है, इसके बारे में जानते हैं। परमाणु ऊर्जा
ये हम विखंडन की प्रक्रिया कह रहे हैं। विखंडन की प्रक्रिया मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में की जाती है और दाब युक्त जल संयंत्र होते हैं। ठीक है, दाब युक्त जल संयंत्र में जल का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि ये आपका नाभिक है, यूरेनियम का नाभिक है। नाभिक को हम पहले न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करेंगे। न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करने के बाद, टकराव करने के बाद हमें दो और नाभिक के भाग मिलेंगे, एक बेरियम होगा और एक क्रिप्टॉन होगा। बेरियम और क्रिप्टॉन को और न्यूट्रिनो से जब बॉम्बार्ड करेंगे, इनका विखंडन शुरू होगा, ये बंटने लगेंगे। बढ़ते बढ़ते ये ऊष्मा एवं विकिरण जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो जल है वो गर्म होगा और जल गर्म होने के परिणाम स्वरूप फिर स्टीम निकालेगा। इस स्टीम की वजह से फिर टरबाइन घूमेंगे और टरबाइन के घूमने की वजह से विद्युत उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहती है। भारत इसी में आगे अपने आप को बरकरार रखना चाहता है। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो कि हो सकता है इस विधेयक के बाद खत्म हो जाए। हालांकि अगर हम देखें अभी की स्थिति, तो राजस्थान और तमिलनाडु इस क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अभी अगर हम बात करें न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी उत्तर प्रदेश की, तो 2 है। कर्नाटका के 4 संयंत्र हैं, महाराष्ट्र के 4 हैं, गुजरात के 4 हैं, राजस्थान के 7 हैं, तमिलनाडु के 4 हैं। मतलब कुछ बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। अभी तक जो संपूर्ण रूप से बन चुके हैं वो 23 हैं। ठीक है, तो भारत चाह रहा है कि इन सारे क्षेत्रों में और अच्छा करे, स्पेशली स्मॉल रिएक्टर्स जो है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा, उसके बारे में आंसर जरूर करिएगा। कल मैं उन बच्चों का नाम लूंगी जिन्होंने सही आंसर दिया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।